नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 72 बीपीएससी का पेपर होने वाला है, ये जो है कि प्रस्तावित जो डेट है आयोग के साइड से ये है 26 जुलाई। 26 जुलाई को प्रस्तावित है। इसके पहले बीपीएससी के द्वारा जो है कि 5 ही जुलाई को ऑडिटर का पेपर होने वाला है। आप सभी को पता होगा ऑडिटर का पेपर होने वाला है और इसके साथ-साथ जो है कि बीपीएसएससी के द्वारा 12 जुलाई को जो है कि जो एसआई प्रोहिबिशन का मद्य निषेध दरोगा का पेपर है ये कंडक्ट होने वाला है। तो इन सब के लिए जो है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो हमारा साइंस का सेक्शन है। साइंस का जो सेक्शन है, साइंस में भी बच्चे ज़्यादा परेशान किसमें होते हैं? बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और साथ ही में फिजिक्स में भी कुछ होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है बीपीएससी हो या कोई भी आयोग हो, ये जो क्वेश्चन जहाँ से उठाते हैं, कहाँ से उठाते हैं? एनसीईआरटी से उठाते हैं ऑलवेज़। तो इसी एनसीईआरटी का ये शॉर्ट नोट्स है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप सभी ने जो है कि एईडीओ का पेपर देखा होगा कि एईडीओ के पेपर में साइंस का जो स्तर था, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का क्या था और जो भी क्वेश्चन थे एईडीओ के पेपर में जो आए थे सभी के सभी एनसीईआरटी के थे। आप जाके उसको प्रूफ के रूप में भी देख सकते हैं, मैं प्रूफ भी लगा दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूँगा कि जो एईडीओ के पेपर थे, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर किस तरीके से एनसीईआरटी से था। इसी एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का एसिड, बेस और सॉल्ट, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसके साथ-साथ हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है कि इस चैप्टर से बीपीएससी जो है कि आगामी आने वाले पेपर्स में पूछ सकता है। पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी है ना केमिस्ट्री का, साथ ही में जो है कि बायोलॉजी का, उसके बाद से फिजिक्स का पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग पूरा अपने चैनल पे। इसके साथ-साथ जो हमारा घटना चक्र है जिसमें जो है कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, इन सब चीज़ों को भी हम कंप्लीट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए ज़रूर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं कि एसिड। इसमें जो है कि फर्स्ट वन देख लेते हैं हम इसमें कि एसिड कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन। तो जो एसिड वर्ड है हमारा, जो एसिड वर्ड है ये जो है कि लैटिन वर्ड एसिडस से बना हुआ है जिसका मतलब क्या होता है? सौर मतलब खट्टा होता है। ओके, ठीक है। पहला हमने ये देखा, ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं आपके पेपर में नहीं पूछेगा लेकिन समझने के लिए बड़ा जरूरी है। अब यहाँ से हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। जो कोर डिफिनीशंस होते हैं, 3 थ्योरीज दी गई हैं एसिड को साथ ही में बेस को डिफाइन करने के लिए। पहला जो बहुत ही फेमस थ्योरी है, पेपर में बार-बार पूछा जाता है, आर्हेनियस का सिद्धांत थ्योरी। इसमें एसिड को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयन जिसको हम लिखते हैं H+ और हाइड्रोनियम आयन जिसको H3O+ इन वाटर। जब हम जो है कि एसिड को वाटर में मिलाते हैं, किसमें मिलाते हैं? एसिड को वाटर में मिलाते हैं, तो क्या प्रोड्यूस हो? H+ आयन प्रोड्यूस हो या प्रोड्यूस हो H3O+। क्योंकि जैसे ही H प्रोड्यूस होता है, ये जो है कि जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन क्या करता है? बना देता है। तो आपको याद रखना है कि आर्हेनियस के सिद्धांत में ये बोला गया था कि एसिड वो होते हैं जो जल में घुल के क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं या जो है कि हाइड्रोनियम आयन जो है कि रिलीज करते हैं। आपको इतना याद रखना है। दूसरा हमारा इसी ने डिफाइन किया था बेस को कि बेस क्या होता है हमारा? तो क्षार वो होते हैं जो कि जल में घुल के, किसमें? जल में घुल के क्या बनाते हैं? क्या निकालते हैं बाहर? ये निकालते हैं OH- जो है कि आयन बाहर निकालते हैं, ठीक ना? तो आपको एकदम याद रखना है कि जो आर्हेनियस की थ्योरी थी, ये किससे रिलेटेड थी? इसने एसिड को और साथ ही में किसको? बेस को डिफाइन किया। एसिड को इस तरीके से इसने डिफाइन किया आर्हेनियस ने, इसने बोला कि जो भी हमारा ऐसा समथिंग कुछ है कंपाउंड जो कि वाटर में जब रिज़ॉल्व होता है तो क्या निकालता है? हाइड्रोजन आयन और साथ ही में हाइड्रोनियम आयन जो है कि निकालता है। बेस क्या होता है? जो कि हाइड्रोक्साइड आयन या OH- आयन क्या कि निकालता है जब जल में इसको घोला जाता है तो। दूसरा हमारा थ्योरी था, ये था हमारा
ब्रोंस्टेड-लॉरे थ्योरी। ये बोला इसने डिफाइन किया एसिड को कि जो क्या हमारा निकालता है प्रोटॉन, H प्लस जो क्या आता है डोनर के रूप में, जिसके पास हो उसको हम क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं, और जिसके पास ए प्रोटॉन H प्लस एक्सेप्टर के रूप में हो उसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। इसके बाद से फेमस हमारा थ्योरी आया लेविस का थ्योरी। तो लेविस ने डिफाइन किया कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिल्स बोलते हैं, ठीक ना। जिनके पास जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स के रूप में होते हैं उनको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिल्स बोलते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के रूप में हो उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। तो जो है कि इलेक्ट्रोफिल्स होंगे उनको क्या बोलेंगे एसिड बोलेंगे, और जो हमारे जो है कि न्यूक्लियोफिल्स होंगे उनको क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे। तो बहुत ही जो है कि इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है दो इसमें से। उन दो डिफिनीशंस को मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। देखिए आर्हेनियस का थ्योरी, इसने बोला कि जो हमारा कंपाउंड वाटर में घुलने के बाद से हाइड्रोजन आयन H प्लस या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस जो है कि निकालता है बाहर, उसको एसिड बोलेंगे। बेस किसको बोलेंगे फिर, जो कि वाटर में घुलने के बाद रिजॉल्व होने के बाद से हाइड्रोक्साइड आयन निकालता है। उसके बाद से सेकंड हमारा फेमस था, ये था लेविस थ्योरी। इसने बोला कि जो इलेक्ट्रोफिल्स है हमारे, ठीक है, मींस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स हैं उनको क्या बोलेंगे एसिड बोलेंगे, और जो हमारे न्यूक्लियोफिल्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बोलते हैं उनको क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे। ये हमारा हो गया बेसिक डिफिनीशन दोनों का। अब हम आगे देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह। तो यहाँ पे उन्हीं चीजों को लिखा गया है, देखिए कि की कंसेप्ट में जो है कि सपोज कीजिए हम मैंने बोला था यहाँ पे H प्लस आयन निकलता है या H3O प्लस हाइड्रोनियम निकलता है, तो इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है, इसको यहाँ लिखा गया है कि फ्री H प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन इन वाटर। ये वाटर में जल में जो है कि पानी में एलोन नहीं रह सकते हैं। दे इमीडिएटली कंबाइन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म स्टेबल हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन जो है कि बना देते हैं। इसलिए जो है कि हम इन दोनों को साथ में लिखते हैं एसिड के जब डिफिनीशन देते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन किस तरीके से होता है, तो ये रिएक्शन होता है H प्लस प्लस H2O क्या बना देते हैं H3O प्लस, इसको बोलते हैं इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब सपोज कीजिए कि कंपाउंड लाइक मेथेन, मेथेन हो गया या ग्लूकोज हो गया, जिसके पास ऑलरेडी क्या होता है हमारा हाइड्रोजन होता है, बट क्या होते हैं ये एसिड नहीं होते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि दे डू नॉट रिलीज H प्लस आयंस इन वाटर। जब ये वाटर में रिजॉल्व होते हैं, मेथेन हो गया या ग्लूकोज हो गया, तो ये क्या करते हैं H प्लस आयन को बाहर नहीं निकालते हैं, जिससे क्या होते हैं ये एसिड नहीं होते हैं। एकदम आपको याद रखना है कि जिन कंपाउंड्स को हम जल में रिजॉल्व करते हैं पानी में, रिजॉल्व करने के बाद से H प्लस आयन या H3O प्लस जिसको हाइड्रोनियम बोलते हैं बाहर निकलते हैं, वही क्या होते हैं एसिड होते हैं। अब हम जो है कि एसिड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है एसिड को, ठीक ना। ये सभी के सभी क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको जानना क्या है जरूरी है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको भी मैं बताऊंगा कि क्या पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो क्या है बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे मींस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बेसिस पे जो कि हमारा एसिड है इसको जो है कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड पहला पार्ट है। ये क्या होते हैं डी एसोसिएट कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर। जब इनको जो है कि हम एसिड को वाटर में क्या करते हैं रिजॉल्व करते हैं, तो ये कंप्लीटली क्या होते हैं डी एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, और क्या करते हैं हाई कंसंट्रेशन में हाइड्रोनियम आयंस को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पेपर में इस तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, तो जो जल में पानी में क्या होते हैं कंप्लीटली डीएसोसिएट हो जाते हैं, और क्या करते हैं हाई कंसंट्रेशन में हमारा हाइड्रोनियम आयन को क्या नहीं करते हैं बाहर निकालते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो केमिस्ट्री का नोट्स है ना, ये आपको हमारे टेलीग्राम आईडी पे
टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप जो है कि जॉइन कर लीजिएगा इस चैनल को और साथ ही में इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और साथ ही में क्या है, नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला क्या होता है HNO3 भी क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको याद रखना है कुछ चीजों को, कुछ फार्मूला वगैरह, जैसे कि सॉरी, जैसे कि पहला हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड में जो एग्जांपल है हमारा, ये है HCl H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और उसके बाद से क्या है, HNO3 जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के। अब हम बात कर लेते हैं वीक एसिड का, कि वीक एसिड क्या होता है। तो वीक एसिड क्या होता है, दिस डी एसोसिएट ओनली पार्शियली इन वाटर, क्या होता है, वाटर में ये पार्शियली क्या होते हैं, डी एसोसिएट होते हैं। और जो क्या होता है, मोस्ट मॉलिक्यूल्स रिमेन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। जब हमारा डी एसोसिएशन कम होगा तो जो H प्लस जो हमारा आयन है या हाइड्रोनियम आयन है, ये क्या होगा, बहुत ही कम अमाउंट पे निकलेगा बाहर। इसीलिए क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वीक एसिड होते हैं। तो पहला हमारा क्या है, एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, एकदम रट लीजिएगा बाबू लोग, यही पेपर में पूछे जाएंगे आपके, कि जो एसिटिक एसिड होता है इसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। फॉर्मिक एसिड हो गया, इसका फार्मूला क्या होता है, HCOOH। फॉर्मिक एसिड जब चींटियां किसी को काटती है ना, तो जो एसिड रिलीज करती है उसी को बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ये क्या है, इसका फार्मूला H2CO3। जो भी मैं फार्मूला आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो सभी के सभी फार्मूला बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया एसिटिक एसिड का, जिसका होता है फार्मूला CH3COOH। फॉर्मिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HCOOH। और कार्बोनिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H2CO3। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर उसमें किसी में प्रेजेंट है तो इसके बेसिस पे कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो जो पहला हमारा है इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। ये होते हैं एसिड्स कंटेनिंग बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वैसे एसिड्स जो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं किसको, हाइड्रोजन को, और साथ ही साथ में किसको, ऑक्सीजन को। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स आपको याद रखना है, ऑक्सी एसिड्स में क्या हमारा हाइड्रोजन भी होगा और साथ ही में क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा। तो जिन एसिड्स में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड्स। एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3। इसमें देखिए हाइड्रोजन भी है और साथ ही में क्या है, ऑक्सीजन भी है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और साथ ही में क्या हमारा, फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका फास्फोरिक एसिड का फार्मूला। तो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या है, ये है रहा फास्फोरिक एसिड H3PO4 जो है कि इसका फार्मूला होता है फास्फोरिक एसिड का। इसमें देखिए फास्फोरस है, इसलिए क्या हो जाता है, इसको बोला जाता है फास्फोरिक एसिड बोला जाता है। दूसरा देख लेते हैं हाइड्राइड्स। देखिए हाइड्राइड्स जो हमारे होते हैं, ये रहा हाइड्राइड्स। इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। देखिए हम देख रहे थे हाइड्रोक्साइड्स के बारे में, तो हमने बताया कि ये हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड अनदर मेटल। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है इसमें, हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन होता है और साथ ही में क्या होता है, कोई अनदर मेटल होता है, अनदर मेटल होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, नीचे भी दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होगा और साथ ही में कोई नॉन मेटल होगा। ओके, नॉन मेटल होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्राइड्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे क्या है,
ये रहा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ ही में क्या है हमारा हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HBr इसका फॉर्मूला होता है। इसमें हाइड्रोजन है और साथ ही में क्या है एक नॉन मेटल है, तो इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड्स। इतने अच्छे तरीके से केमिस्ट्री ना हम बता रहे हैं, पूरे जो है कि आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा। और साथ ही में जो क्या है ना, ये एनसीईआरटी का जिस्ट है, एनसीईआरटी, जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन जो है कि एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं और बीपीएससी खास तौर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है एनसीईआरटी पे। तो आप इसको जो है कि बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का ऐसा ही प्यार और सहयोग मिलता रहेगा तो हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी जो है ना, जियोग्राफी से पकड़ के हर एक चीज़ का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हर एक चीज़ का जो है कि हम अपने चैनल पे कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग जो है कि हम अपना प्यार बनाए रखिए और साथ ही में हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और एक क्या है, नॉन मेटल है। तो फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारा जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और साथ ही में क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे HCl हो गया, HBr हो गया और साथ ही में क्या हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अब कुछ एसिड्स एसिड्स को उनके बेसिसिटी के आधार पे क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। दैट मीन्स की नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के ऐसे आयंस हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे कि पहला हमारा एग्जांपल है मोनोबेसिस। इसमें क्या करता है, रिलीज वन हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। जैसे कि क्या हो गया, HCl हो गया और HNO3 हो गया। ये जो है कि पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालते हैं। डाइबेसिस हो गया, टू हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल्स लाइक H2SO4 एंड H2CO3। ट्राइबेसिस क्या होता है, तीन हाइड्रोजन आयंस क्या निकलते हैं, पर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। जैसे कि H3, देखिए यहाँ पे H कितना है, 3 है, PO4। तो जहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोबेसिस। जहाँ पे हाइड्रोजन डबल होगा उसको क्या बोलेंगे, डाइबेसिस। और जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, तीन होंगे, उनको क्या बोलेंगे, ट्राइबेसिस। तो इतना आपको बस समझना है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको जरूरी है जानना हर एक चीज। अब हम देख लेते हैं, हमने तो कॉन्सेप्ट देख लिया, अब हमको जानना है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे पेपर में। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो मेनी फ्रूट्स होते हैं, साथ ही में जो वेजिटेबल्स होते हैं और क्या होते हैं, नेचुरल जो है कि हमारा सेक्रेशंस वगैरह होता है। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और नेचुरल सेक्रेशंस होता है, ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं ऑर्गेनिक वीक एसिड्स। ये वीक एसिड्स को कंटेन करते हैं और यही से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो एसिड है हमारा, देखिए यहाँ पे, ये है सिट्रिक एसिड। पहला एसिड का नाम क्या है, सिट्रिक एसिड। इसका जो नेचुरल सोर्स है, कहाँ से मिलता है, हमको मिलता है लेमन से, नींबू से, ऑरेंज से, संतरे से और साथ ही में जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनसे हमको क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो सिट्रिक एसिड होता है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ये मिलता है लेमन से, ऑरेंज से और साथ ही में सिट्रस फ्रूट से। दूसरा एसिड है हमारा टार्टेरिक एसिड, ये मिलता है टामरिड और साथ ही में ग्रेप से। आपको याद रखना है, बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है कि कौन से फ्रूट्स है जिनसे जो है कि टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, तो कौन सा है हमारा, टामरिड है और साथ ही में ग्रेप से। तीसरा है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, किसमें पाया जाता है, टोमेटो हो गया, स्पाइनस हो गया और साथ ही में आपको ये जानना है कि एक्सेसिव ऑक्जेलिक एसिड कैन लीड टू कैल्शियम ऑक्सलेट और किडनी स्टोन्स। जो इंसान के पेट में किडनी स्टोन होता है, इसके पीछे जो एसिड जिम्मेदार है, कौन एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, जो क्या बनाता है हमारा, बना देता है कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि क्या होता है, किडनी स्टोन का, एक तरीके की किडनी स्टोन को ही कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं, ठीक ना। तो दूसरा देख लेते हैं इसमें, चौथा नंबर का, ये है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, कॉर्ड में, श्योर मिल्क में और श्योर मसल्स में। और साथ ही में क्या होता है, जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होता है हमारा, लैक्टिक एसिड क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, फॉर्मिक और मेथनोइक एसिड।
एंट का जो स्टिंग होता है, जो एंट काटती है तो क्या वो हमारा फॉर्मिक एसिड और साथ ही में मेथोनाइक एसिड रिलीज़ करती है। साथ ही में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो फॉर्मिक एसिड का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, केमिस्ट्री फ़ॉर्मूला क्या होता है फॉर्मिक एसिड का। साथ ही में जो नेटल लीफ स्टिंग होता है, इसमें भी क्या होता है हमारा फॉर्मिक या मेथोनाइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो किसमें पाया जाता है? विनेगरा में, जो कि एज़ ए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के रूप में इसमें मौजूद होता है एसिटिक एसिड। और नेक्स्ट वन क्या है हमारा? मेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? एप्पल्स में पाया जाता है। और इसके बाद से क्या है? हाइड्रोलिक एसिड, इसका फार्मूला HCl होता है, किसमें पाया जाता है? ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस, जो पेट के अंदर हमारा जो है कि पाचन तंत्र में हेल्प करता है, क्या होता है? HCl ही होता है, जिसको गैस्ट्रिक जूस के नाम से जाना जाता है, जो क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये सभी चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, उनको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक ना? जो एक आपकी पूरा का पूरा आपको याद हो जाए, रटना कुछ ना पड़े। देखिए, इसमें पहला जो है कि सिट्रिक एसिड है, लेमन में, ऑरेंज में, सिट्रस फ्रूट में। जब हम बात करते हैं टार्टेरिक एसिड की, तो टामग्रिड और साथ ही में ग्रेप्स में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टोमेटो में, स्पाइनच में। और साथ ही में जो किडनी स्टोन होता है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, इसके पीछे क्या होता है? जब एक्सेसिव अमाउंट में हम ऑक्जेलिक एसिड को खाते हैं, अपने फूड में कंज्यूम करते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है, जो क्या है? किडनी स्टोन का प्रमुख कारण है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? कर्ड में, सोर मिल्क में एंड सोर मसल्स में। और साथ ही में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या हमारा लैक्टिक एसिड बनता है। फॉर्मिक और साथ ही में मेथनोइक एसिड क्या होता है? एंटी स्टिंग, नेटल और साथ ही में लीफ स्टिंग में। जब हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो ये विनेगरा में पाया जाता है। मेलिक एसिड एप्पल्स में। और साथ ही में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? इसे ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जो हमारा क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। अब नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हमने एसिड के बारे में सब कुछ देख लिया, अब हम देख लेते हैं बेस एंड एल्कलीज। बेस को देख लेते हैं और साथ ही में किसको? एल्कलीज को क्या होते हैं। तो जो बेस का डिफिनीशन होता है, क्या होता है? बेस इज ए सब्सटेंस, टिपिकली ये मेटल ऑक्साइड ऑफ और हाइड्रो ऑक्साइड डेट न्यूट्रलाइज एन एसिड। ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारे कुछ, जो क्या करते हैं? एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जब हमारा सपोज कीजिए कि हमारा बेस का रिएक्शन किससे हो? एसिड के साथ हो, तो इस रिएक्शन के बाद से हमको क्या बने? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये क्या बोलेंगे? इसको बेस बोलेंगे। तो यही बेसिक डेफिनिशन होता है। तो फिर से मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ इन चीज़ों को। इसमें जो है कि हमारा डेफिनिशन था, सॉरी, थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। बेस और साथ ही में एल्कलीस के बारे में पढ़ रहे थे। तो डेफिनिशन क्या है कि ये सब्सटेंस टिपिकली क्या होता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है, जो क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है किसको? एसिड को, और क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक ना? लेकिन जो आर्हेनियस का हमारा थ्योरी था, इसके अकॉर्डिंग क्या डिफाइन किया गया है? बेसिस रिलीजियस हाइड्रोक्सिल, मतलब OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है हमारा? ये हाइड्रोक्सिल आयंस को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। एक्वस मतलब क्या होता है हमारा? समथिंग, कोई सब्सटेंस है, प्लस उसको जो है कि वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए। सपोज कीजिए कोई सब्सटेंस है, H2 है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बेसिक डेफिनिशन क्या हुआ कि बेस और एसिड मिलके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, साथ ही में क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। ये हमारा बेस का डेफिनिशन हो गया। अब देख लेते हैं जो एल्कलिश होते हैं, हमारे एल्किल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये वाटर सोलुबल क्या होते हैं? बेस होते हैं। वैसे बेसिस जो क्या होते हैं? हमारे वाटर में सोलुबल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एल्कलिश बोलते हैं, ठीक ना? आपको एकदम याद रखना है। हमने 2 डेफिनिशन यहाँ बताया आपको कि जो बेसिस होते हैं, ये क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसको? एसिड को, और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये रहा आपका बेसिक यहाँ पे डिफिनीशन। साथ ही में जो एल्कलीस होते हैं, ये क्या होते हैं? वाटर सोलुबल क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। अब डिस्टिंक्शन देख लेते हैं यहाँ पे कि अब देखिए पेपर में ना आपका बीपीएससी यूपीएससी वगैरह में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि
बेसिस क्या होते हैं, साथ ही में एल्कलीस क्या होते हैं, उन दोनों में क्या होता है, डिस्टिंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर आर स्पेसिफिकली कॉल्ड एल्कलीस। ओके, डेफिनेशन हो गया। नाउ यहाँ से क्या होगा कि जो भी हमारे एल्कलीस होंगे, ऑल एल्कलीस आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीस। ये जो है कि एक स्टेटमेंट के रूप में आपको पेपर में दे सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। आप इसको याद कर लीजिएगा कि जो भी हमारे एल्कलिश होंगे, सपोज कीजिए हमारा सेट है जो किसका है, एल्कलिश का है, तो ये सभी के सभी एल्कलिश क्या होंगे, हमारे बेस होंगे। ये हमारा बेस का सेट है, बेसिस का। तो जो भी एल्कलिश होंगे क्या होंगे, हमारे बेस होंगे, लेकिन जो भी कुछ हमारे जो बेसिस हैं क्या है, हमारे एल्कलिस नहीं होंगे, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलिस। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कुछ चीज़ों को। यहाँ पे क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, और साथ ही में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ये सभी के सभी क्या है, बेसिस के एग्जाम्पल हैं। अब कुछ हम ऐसे बेसिस की बात कर लेते हैं जो क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि एल्कलिस नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल नेचर के होते हैं। जैसे कि हमारा कॉपर ऑक्साइड है, जो कि क्या है, हमारा बेस है, लेकिन क्या है, एल्कलिस नहीं है। फेरिक हाइड्रोक्साइड है, FeOH थ्राइस है, ये क्या है, हमारा बेस है। ये क्या है, ये बेस है, बट क्या है, एल्कली नहीं है, ठीक ना। ऐसे ही हमारा कॉपर ऑक्साइड भी क्या है, हमारा बेस है बट एल्कली नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेस, किस किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है बेसेस को। तो पहला हमारा है स्ट्रॉन्ग बेसिस, जिनको जो है कि एल्कलिस बोलते हैं। आयोनाइज, या मतलब जो है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस या स्ट्रॉन्ग एल्कलिस क्या होते हैं, आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर टू यील्ड ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। सिंपल सा वही डेफिनेशन है कि जब हम जो है कि इसको वाटर में क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन को रिलीज करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कलिस बोलते हैं। जैसे कि NaOH हो गया, जिसका जो है कि नाम क्या है, कास्टिक सोडा, और साथ ही में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसको कास्टिक पोटाश बोलते हैं। तो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं उसको यहाँ बता देता हूँ कि आपके पेपर में क्या पूछेगा। आपके पेपर में पूछा जाता है कि जो हमारा NaOH है, इसका जो है कि ना क्या नाम है। तो इसका जो है कि केमिस्ट्री वाला नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि कास्टिक सोडा का जो है कि फार्मूला क्या होता है, तो कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है NaOH। साथ ही में जो कास्टिक पोटास हो गया, इसका फार्मूला क्या होता है, KOH। तो इन दोनों चीजों को आपको एकदम जो है कि याद कर लेना है। यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ, KOH किसका फॉर्मूला है, कास्टिक पोटास का, और क्या है, NaOH, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कास्टिक सोडा का। आपको याद कर लेना है। अब हम देख लेते हैं वीक बेसिस और वीक एल्कलीज क्या होते हैं। आयोनाइज ओनली पार्शियली इन वाटर, वाटर में क्या होंगे, पार्शियली आयोनाइज होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और साथ ही में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। अगेन जो है कि इंपॉर्टेंट चीज आ गया आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। यहाँ पे जो फार्मूला होता है हमारा किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। पेपर में इस तरीके से पूछ सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, MgOH ट्वाइस। MgOH ट्वाइस क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है, जिसका केमिस्ट्री नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको एकदम जो है कि याद कर लेना है इसको, कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है क्या होता है, MgOH ट्वाइस, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला। अब हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, कोई सॉल्यूशन जो है कि एसिड है या बेस है, इसको कैसे जो है कि हम बताएँगे। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो इन चीज़ों को बताते हैं, जो क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं उसके सॉल्यूशन में डालने के बाद से। तो जो ये इंडिकेटर्स होते हैं क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट चेंज द कलर डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर प्लेस्ड इन ए एसिडिक और ए बेसिक मीडियम। जब इनको जो है कि हम एसिडिक अथवा जो है कि बेसिक मीडियम में रखते हैं, तो इनका कलर क्या होता है, हमारा चेंज हो जाता है, चेंज इन कलर।
तो पहला क्या है हमारा जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में पहला क्या है हमारा लिटमस हो गया। लिटमस, दे आर मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर, जिसको क्या बोलते हैं लिटमस पत्र। आप लोग जो है कि बचपन में पढ़ते होंगे तो बोलते होंगे लिटमस पत्र। जो लिटमस होता है हमारा, इसका सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है लाइकेंस। जो लाइकेंस होते हैं हमारे, इनसे जो है कि इनको निकाला जाता है। लाइकेंस से, सॉरी, यहाँ पे थे हम लोग, लाइकेंस पे थे, ये रहा लाइकेंस। तो साथ ही में लाइकेंस होते क्या हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी और साथ ही में जो फंगी के बीच में सिम्बायोटिक जो हमारा एसोसिएशन होता है, जिसमें क्या होते हैं, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो इसी को जो है कि यूज किया जाता है, किसको? लिटमस पत्र को बनाने के लिए। ठीक है। नेचुरल कलर क्या होता है इसका? इसका होता है पर्पल इन ए डिस्टिल वाटर। जब अगर डिस्टिल वाटर हो हमारा, तो इनमें जो कलर क्या होता है, इसका पर्पल कलर होता है। लेकिन जैसे ही इनको हम एसिड में डुबोते हैं तो इनका कलर क्या हो जाता है? पर्पल से रेड हो जाता है। पर्पल से रेड हो जाता है। और जब इनको हम जो है कि बेस में डुबोते हैं तो इनका कलर क्या हो जाता है? पर्पल से ब्लू हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो लिटमस है, ठीक ना, पहला हमारा इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, कि जो लिटमस हमारा पत्र है, आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि जो लिटमस हमारा पत्र है, ये किससे जो है कि बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? लाइकेन से। लाइकेन क्या होते हैं? एल्गी और फंगी का क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इसका कलर जो है कि डिस्टिल वाटर में क्या होता है? पर्पल होता है। लेकिन जैसे ही इसको एसिड में डालते हैं क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और जब इसको बेस में डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। आपको दोनों चीजों को याद कर लेना है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें हम लोग। दूसरा हमारा जो है कि नेचुरल जो इंडिकेटर है, ये है हमारा टर्मरिक। क्या है हमारा? टर्मरिक, जिसको जो है कि हल्दी बोलते हैं। ये क्या आता है? रिमेन येलो इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस। जो हमारा एसिडिक या जो है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, इसमें जो क्या होता है, ये इसका कलर येलो ही होता है, जो इसका क्या है? नेचुरल कलर है। लेकिन बट टर्न्स रेडिश ब्राउन इन बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही इसको हम बेस में डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है। आपको जो है कि ये चीजें याद रखना है। सपोज कीजिए कि आप, एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, विच करी स्टेन्स ऑन वाइट क्लॉथेस टर्न रेड व्हेन वॉश्ड विथ एल्कली सोप। सपोज कीजिए कि आप जो है कि हल्दी, आपके चेहरे पे कभी कभी शादी ब्याह होता है घर परिवार में, तो क्या होता है, दूल्हे को या समथिंग कोई ऐसा कोई खास व्यक्ति है, उसको हल्दी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो कपड़े पे सपोज कीजिए आपका हल्दी लग गया। लेकिन जब इसको जो है कि धोबी को धुलने के लिए देते हैं, तो धोबी जो हमारा यूज करता है धोने के लिए, जो हमारा टिकिया होता है, ये क्या होता है? हमारा बेस का बना होता है। बेस का। तो जब इसको जो है कि इसके ऊपर ये रगड़ता है साबुन को, तो इसका कलर क्या हो जाता है शर्ट का? रेड या रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक ना? आप लोग इस बार को कई बार ऑब्जर्व किए होंगे। साथ ही में जो तीसरा हमारा क्या है, चाइना रोज है, जिसको हम लोग गुड़हल बोलते हैं, गुड़हल। ये भी क्या हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक है या हमारा बेसिक है। तो ये क्या होता है? डार्क पिंक कलर का, मतलब कि मैजेंटा कलर का हो जाता है किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में। और साथ ही में ग्रीन कलर का हो जाता है किसमें? हमारा बेसिक सॉल्यूशन में। तो आपको याद कर लेना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो टर्मरिक है हमारा, ये भी क्या हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। इसी के साथ साथ क्या हमारा जो गुड़हल है, ये भी क्या हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। तो टर्मरिक क्या रहता है? येलो ही रहता है जब हमारा एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसको डालते हैं। लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में इसको डाला जाता है तो क्या हो जाता है? ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक ना? इसी तरीके से जो हमारा गुड़हल है, ये हमारा क्या हो जाता है? जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो ये डार्क पिंक या मैजेंटा कलर का हो जाता है। साथ ही में जब इसको हम बेसिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? ये ग्रीन कलर का हो जाता है। अब यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है, इस टेबल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ देखिए इस टेबल में पहला हमारा इंडिकेटर क्या है? लिटमस है, जो कि लाइकेन से मिलता है। एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है? ये रेड हो जाता है। न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा? पर्पल कलर ही होगा। और बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। जब हम बात करते हैं मेथिल ऑरेंज का,
तो ये क्या हो जाता है हमारा रेड हो जाता है। ये हमारा क्या है, ये भी एक इंडिकेटर ही है जिसका यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए। ऑरेंज रहता है न्यूट्रल में और साथ ही में येलो हो जाता है बेसिक मीडियम में। दूसरा हमारा क्या है फेनोल्फेथेलीन। ये क्या होता है, कलरलेस होता है हमारा एसिडिक मीडियम में, कलरलेस होता है न्यूट्रल मीडियम में और पिंक हो जाता है हमारा बेसिक मीडियम में। तो लिटमस पत्र ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखिए जो इसका स्ट्रेंथ होता है कि कोई एसिड जो है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, इसको जो है कि एक स्केल पे नापा जाता है। इसको बोलते हैं पीएच स्केल। यहाँ पे जो पीएच स्कूल को जिसको जो है कि डेवलप किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था, इनका नाम था एसपीएल सोरेसेन ने 1909 में जो है कि इसको इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे जो पी है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, जिसका मतलब क्या होता है, पावर होता है, एंड एच रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच को ऐसे बोल सकते हैं, अगर पीएच ऐसे हम लिखते हैं तो इसको बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। इस पीएच स्केल का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है हमारा, ये होता है पीएच। इससे में देखिए ना, बीपीएससी बहुत एडवांस हो चुका है। वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा ना, आपको क्वेश्चन पेपर को हार्ड बनाने के लिए, आपको खुद पता नहीं है। तो ये जो मैथमेटिकल फार्मूला है, इसका होता है पीएच का माइनस लॉग एच प्लस आयन। माइनस लॉग क्या होता है, माइनस लॉग 10 एच प्लस आयन, ये होता है। या होता है माइनस लॉग 10 एच 3 ओ प्लस आयन। इसी को कुछ लोग क्या लिखते हैं वहां पे, ओ एच भी लिखते हैं हमारा। सॉरी, ये जो दोनों सेम ही है। यहाँ पे एच प्लस बोलिए या एच थ्री ओ प्लस बोलिए, क्योंकि जब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन निकलता है और जो है कि जल में मिलता है तो क्या बना देता है, ये हाइड्रोनियम बना देता है आयन, ठीक ना। तो या तो आप हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मेजर कीजिए या जो कि हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन मेजर कीजिए। तो ये फार्मूला होता है, मैथमेटिकल फार्मूला होता है हमारा जो है कि पीएच स्केल का। अब देखिए पीएच स्केल के बेसिस पे जो बांटा गया है, इनको देख लेते हैं। यहाँ पे जो 7 होता है हमारा, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 से जब ऊपर जाएँगे इस स्केल में, जिसके स्केल का जो है कि मेज़रेबल लेंथ होता है 0 से लेके 14 तक, तो ये होता है हमारा स्ट्रांगली एल्केलाइन होता है, जिनमें हाई ओएच माइनस कंसंट्रेशन होता है बेस का। और इधर जाएँगे तो क्या स्ट्रांगली एसिडिक होगा, जिसमें H3O प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये क्या है, एक तरीके का लॉगरिथमिक स्केल है हमारा। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। Inverse relationship, the higher the concentration of the hydronium ion, the lower the pH value is। अगर सपोज कीजिए कि हमारा जो है कि इस लेवल पे हाँ, यहाँ देखिए कह रहा है कि हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस। कोई सॉल्यूशन है, कोई सब्सटेंस है, कंपाउंड है, उसको हम जो है कि वाटर में मिलाते हैं। तो वाटर में मिलाने के बाद से सपोज कीजिए कि अगर उसका जो कंसंट्रेशन है, क्या है, ज़्यादा है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा हमारा, कम होगा। सपोज कीजिए कि किसी चीज़ को हम, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, इसको क्या करते हैं, इसको जो है कि जल में मिलाते हैं। मिलाने के बाद से जो हमारा निकलता है उसमें H3O प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, ठीक ना। तो एसिडिक नेचर का है, तो जब पीएच स्केल पे इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा हमारा, लोअर वैल्यू आएगा। लोअर वैल्यू कहने का सेंस क्या है कि ये कहाँ जाएगा हमारा, 0 1 2 3 4 इस साइड में आएगा। तो ये जो कलर देख रहे हैं ना, ये कलर जो है ये बता रहा है कि अगर 0 पे हमारा समथिंग कुछ है, ठीक ना, तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसके ऊपर जाएँगे तो थोड़ा एसिडिटी का जो स्ट्रेंथ है क्या, कम हो जाएगा। अगर किसी का 6 है हमारा पीएच स्केल पे वैल्यू, तो क्या होगा हमारा, वो वीक एसिड होगा। सिमिलर वे यहाँ देखिए ये अगर हमारा एच 8 है किसी का, तो ये क्या होगा, वीक बेस होगा। लेकिन किसी का अगर 14 है, तो क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये स्केल इस तरीके से काम करता है कि अगर 0 की साइड में जाते हैं आप, 0 की साइड में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा। वैसे ही आप जो है कि अगर 14 के साइड में जाते हैं, 14 के साइड में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग
बेस मिलेगा। ठीक ना? आप इसको जो है कि इस पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है? इसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन्स, द लोअर द पीएच वैल्यू इज़। ओके? स्केल रेंज की बात करते हैं तो क्या है, 0 क्या होगा, हाइली एसिडिक होगा, और 14 पे अगर कोई है तो क्या होगा हमारा, हाइली एल्कलाइन या बेसिक होगा। मैंने वही चीज़ बताया। बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि जब हमारा रेंज 0 होगा किसी का, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइली एसिडिक होगा, और जब हमारा रेंज 14 होगा तो क्या होगा, हाइली एल्कलाइन या बेसिक होगा। अब हम कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, सपोज़ कीजिए अगर रूम टेम्परेचर हमारा कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस रूम टेम्परेचर पे एसिडिक सॉल्यूशन का जो वैल्यू होगा, क्या होगा, पीएच स्केल पे लेस देन 7 होगा। जब पीएच की वैल्यू 7 होगी तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे, जो कि प्योर वाटर का होता है। आज जब हम बात करेंगे पीएच स्केल ग्रेटर देन 7, तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक ना? तो ये 3 हमारा क्लासिफिकेशन होता है पीएच स्केल पे। जब पीएच स्केल पे उसकी सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, 7 होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, लेस देन 7 एसिडिक सॉल्यूशन, और ग्रेटर देन 7 बेसिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं साल्ट और न्यूट्रलाइजेशन की, कि सॉल्ट्स क्या होते हैं और साथ ही में न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हमारा क्या होता है, एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है विथ ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, हमारा हीट बाहर निकलता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हमारा हीट बाहर निकलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तो जब हमारा एसिड का रिएक्शन किसके साथ होगा, बेस के साथ होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट बनता है, साथ ही में क्या बनता है हमारा, सॉल्ट के साथ, सॉरी, ठीक है, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देख रहे थे। इसमें होता क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, कि ये तो पहला तो सॉल्ट बन गया, साथ ही में वाटर, उसके साथ क्या होता है, हीट भी रिलीज होता है। आयनिक व्यू देख लेते हैं। द H प्लस आयन फ्रॉम द एसिड कंबाइन विद द OH माइनस आयन फ्रॉम द बेस टू फॉर्म न्यूट्रल वाटर H2O। जैसे कि हम क्या करते थे, जब एसिड को क्या करते थे, वाटर में मिक्स करते थे, तो ये बनाता था हमारा क्या, H3O प्लस हाइड्रोनियम बाहर निकलता था। वैसे ही जब हम क्या करेंगे, एसिड का रिएक्शन किसके साथ कर देते हैं, बेस के साथ कर देते हैं, प्लस कर देते हैं किसका, बेस के साथ। तो इस केस में क्या होता है, जो एसिड का H प्लस आयन है, ठीक है, और इसका क्या है, हमारा OH माइनस आयन है, ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं। ठीक ना? जो क्या होता है, न्यूट्रल वाटर होता है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जो क्या होता है, हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। The cation of the base metal ion and the anion cation and the anion of the acid non metal ion combine to form salt बना देते हैं। ठीक ना? इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑफ द साल्ट बेस्ड ऑन पीएच। पीएच के बेसिस पे हमारा जो है कि सॉल्ट्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, पीएच ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पेरेंट एसिड और बेस। जो पेरेंट हमारा एसिड या बेस होते हैं, जो कंबाइन होकर हमारा सॉल्ट वाटर प्लस हीट को रिलीज करते हैं, ये हमारा जो पेरेंट एसिड होते हैं साथ ही में बेस होते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि सॉल्ट का स्ट्रेंथ क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा जो क्या है, कि सपोज कीजिए पेरेंट हमारा एसिड क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और पेरेंट बेस क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो हमारा नेचर ऑफ सॉल्ट होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। पीएच वैल्यू कितनी होगी इसकी, 7 होगी। जैसे कि हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl है, साथ ही में क्या है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 है। ये दोनों के दोनों क्या है, हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है, जिनको हम कंज्यूम करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ ही में स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा।
जो सॉल्ट बनेगा क्या होगा, इन न्यूट्रल इन नेचर होगा। पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। और एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया, NaCl, साथ ही में क्या, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, तो क्या हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा। इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl। जब हमारा जो है कि वीक एसिड होगा और क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो जो सॉल्ट बनेगा क्या होगा, हमारा बेसिक इन नेचर होगा, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, और साथ ही में सोडियम एसीटेट, CH3COO, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के। दूसरा हमारा सपोज कीजिए कि हमारा वीक एसिड है और वीक बेस है, तो ये डिपेंड करेगा डी एसोसिएशन कांस्टेंट पे, ठीक ना, जिसका नियर क्या होगा, हमारा 7 के आसपास होगा। एग्जांपल के तौर पे अमोनियम एसीटेट, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3COONH4। ये कुछ चीजें थी, हमने जो है कि जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको बता दिया। अब उन चीजों को देख लेते हैं जो हमारे जो है कि एवरीडे जो साल्ट हम यूज करते हैं उनका केमिकल फार्मूला क्या होता है, और जो कि फ्रीक्वेंटली क्या होते हैं, हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा सॉल्ट है, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। पहला सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, हमारा टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट बोलते हैं। आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि जो टेबल सॉल्ट होता है हमारा, ये कौन सा होता है, तो क्या होता है, हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, जो कि हम लोग खाने में यूज करते हैं। इसका यूज की बात करते हैं तो क्या होता है, एसेंशियल डायट्री मिनरल होता है, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इसको यूज करते हैं, रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर केमिकल्स, इसमें भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट का, जिसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है कि जो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2, रियल फार्मूला ये होता है, ठीक ना। इसका जो कॉमन नेम होता है क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक ना। वॉशिंग सोडा कब बोलते हैं, जब इससे जो है कि 10H2O जो इसके साथ जो जल है, पानी है, उसको अलग कर देते हैं, मतलब एनहाइड्रोस फॉर्म जो होता है Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडा एस। ओके, सोडा एस। और वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों के बीच में, ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इन दो चीजों के बीच में। पहला मैंने क्या बताया कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका फार्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3 10H2O, इसी को बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। लेकिन जब इसमें से जो हमारा इसका जो एनहाइड्रोस फॉर्म होता है, डेट मीन्स कि जब इसमें से हम बाहर कर देते हैं किसको, इसमें से बाहर कर देते हैं 10H2O को, जब इसमें से क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, तो ये फार्मूला हो जाता है Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडा एस। तो आपके यहाँ से दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि जो सोडा एस होता है, सोडा एस होता है, इसका फॉर्मूला अगर आपके पेपर में पूछे तो क्या होगा, Na2CO3। लेकिन जब बोले कि हमारा जो है कि वॉशिंग सोडा, क्या, वॉशिंग सोडा, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा वॉशिंग सोडा का। इसका यूज की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, पेपर, सोप एंड द सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है हमारा, इसको जो है कि सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए किसका यूज होता है, हमारा सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, पेपर, सोप, और साथ ही में जो हार्ड वाटर हमारा होता है, इसको सॉफ्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, अब हम लोग देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो इसका जो फार्मूला होता है हमारा, ये होता है केमिकल फार्मूला NaHCO3। NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। और इसका जो कॉमन नाम क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, इसका कॉमन नाम है।
इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो किसमें होता है? इंग्रेडिएंट इन बेकिंग पाउडर, एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द स्टोमच एसिडिटी। अगर किसी के पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में भी क्या होता है हमारा? बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। क्यों क्या करता है ये? रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। जब इसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? रिलीज करता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको NaHCO3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसका कॉमन नाम क्या होता है हमारा? बेकिंग सोडा होता है। ये क्या होता है? जो बेकिंग पाउडर बनता है इसका एक प्रमुख इंग्रेडिएंट है। और साथ ही में अगर पेट में किसी के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सपोज किसी पेपर में इस तरीके से पूछ दें कि पेपर में जब आपको जब आपके पेट में एसिडिटी होता है तो इन केस किस जो है कि केमिकल कंपाउंड का यूज करते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। साथ ही में क्या है? सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। इसका फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। और इसका जो है कि कॉमन नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। इसी को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। इसका यूज की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको जो है कि डिसइंफेक्ट, मतलब कि जो भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह कुछ होते हैं उनको दूर करने के लिए इसी केमिकल को डाला जाता है। इस केमिकल का नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ओके, नाउ लास्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसी का कॉमन नाम क्या है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी को बोलते हैं, ठीक ना? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नाम क्या है? केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल फार्मूला होता है हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O। साथ ही में इसका एप्लीकेशन क्या होता है? प्लास्टरिंग फ्रैक्चर बॉन्स, मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव कॉस्ट। और साथ ही में जब इसको हम लोग क्या करते हैं? गरम करते हैं तो क्या बनता है हमारा? जिप्सम बनता है, जिसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O एट 373 डिग्री केल्विन पे जब इसको गर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ें हैं। मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ जो कोई एकदम सर्टेन है कि आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे। तो जो पहली चीज़ है हमारा, इन चीज़ों को मैं जो है कि फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसका यूज क्या होता है? सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। जब हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका एप्लीकेशन होता है जो हमारी पेट की एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है? NaHCO3। साथ ही में जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं हमारे, इन पे क्या हमारा NaHCO3 का यूज किया जाता है, क्योंकि जब इनको जो है कि हीट किया जाता है, हीट करने पे क्या हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। साथ ही में जो ब्लीचिंग पाउडर होता है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaOCl2 होता है। और इसको केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नाम है। ये यूज होता है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज। प्लास्टर ऑफ पेरिस बार बार पेपर में पूछा जाता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। इसका केमिकल नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और साथ ही में जब इसको हम हीट करते हैं, तो क्या बन जाता है? ये जिप्सम बन जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए यहीं पे थोड़ा डिफरेंस है। हाफ होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, 2 होगा तो क्या होगा हमारा? जिप्सम होगा। साथ ही में इसका एप्लीकेशन क्या होता है? प्लास्टरिंग फ्रैक्चर बॉन्ड्स, मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव। तो इस तरीके से हमने जो है कि पहला जो चैप्टर था एसिड बेस, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा एटम, मॉलिक्यूल्स, मोल कॉन्सेप्ट एंड द न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें हर एक चीज़ को देखेंगे कि क्या-क्या आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में। और साथ ही में जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, सभी के सभी NCERT से हैं।
एनसीईआरटी का क्या है, ये हमारा नोट्स है। ठीक है? तो आप सभी लोग जो है कि हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक ना? सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिएगा और साथ ही में वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक ना? क्योंकि ये आपके 72 बीपीएससी हो गया या एसआई का पेपर हो गया, एईडीओ का पेपर हो गया, इन सभी के लिए क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।